12 साल के गौतम को पुलिस ने धर दबोचा था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उसका साथी भूमा उसी इलाके में होने के बाद भी पुलिस की नजरों में आने से बच गया था। दूसरी तरफ कोलकाता से कई सौ किलोमीटर दूर बांकुरा जिले में बसे उनके गांव छातना में गांव वालों ने गौतम की मां मिताली को डायन करार देकर बंदी बना लिया था और रात बीतने के साथ आने वाली सुबह वो उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले थे। भूमा अचानक कहां लापता हो गया था और जिन लोगों के संपर्क में वो था, क्या गौतम अपनी मां तक पहुंच पाएगा? क्या वो बचा पाएगा अपनी मां की जान? और कैसे पहुंचेगी वो इस केस के पीछे छुपे सच तक? ऐसे कई सवालों की एक लंबी लिस्ट है और आइए इन सभी सवालों के जवाब हम खोजते हैं आज इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। कौन है? कौन? विद्रोही। विद्रोही? ले चलो सर। सर 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 प्लीज प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। आप बोलोगे तो मैं सारी जिंदगी जेल में रह लूंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए सर। उठा सर। वो लोग मेरी माँ को मार डालेंगे सर। कौन? गाँव वाले। सर मुझे अभी जाने दीजिए। आप फांसी में करने को चाहेंगे मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। आसपास देखो, इसका साथी भी यहीं कहीं होगा। सर सर प्लीज। सर आसपास कोई नहीं है। कहाँ है तेरा साथी? मुझे नहीं पता, और अगर पता भी हो तो नहीं बताता। ना तो मुझे मार से डर लगता है और ना ही मरने से। अच्छा, तो फिर और किससे डर लगता है? अपनी माँ को खोने से सर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी माँ की जान को खतरा है। पुलिस से मिलने के बाद ना सबको अपनी माँ ही याद आती है। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरी माँ को वो लोग मार डालेंगे। सर जाने दीजिए प्लीज। गाड़ी में डालो। जाने दो, जाने दो। कोशिश ऐसे मर्डर का मामला नहीं लगता है, बात कोई गहरी है। और ये बच्चा जो अपनी माँ के बारे में कह रहा है, ये सब क्या लगता है आपको सर? हो सकता है खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, या फिर शायद सच भी हो, लेकिन इसकी बात को लाइटली नहीं है सर। मैं हेडक्वार्टर में कॉल करता हूँ। सर छोड़ो मुझे प्लीज। जो छोटा लड़का था वो हमें मिल गया है। हाँ, आप लोग खोज जारी रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हेडक्वार्टर बात हो गई, हम इसे इसके गांव बांकुरा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हुआ है उसके तार भी वहाँ से जुड़े हैं। तो उस बात की तफ्तीश भी हो जाएगी और ये अपनी माँ के बारे में सच बोल रहा है या नहीं, इस बात की तस्दीक भी। लेट्स गो। राइट सर। गौतम, हम तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल, इस छोटी सी उम्र में तुम्हारे हाथ में पिस्तौल किसने और क्यों थमाई, और तुम पढ़ने लिखने की बजाय विद्रोही कैसे बन गए? ठीक है, गाड़ी घुमाओ और कलकत्ता वापस चलो। सर मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मुझे पिस्तौल किसी ने नहीं थमाई थी, मैं अपनी मर्जी से ही विद्रोही बना हूँ। 2 साल पहले हम यहीं कोलकाता में ही रहते थे। मैं, बाबा, माँ और मेरी छोटी बहन साची। फिर बाबा को गांव में बिजनेस करने का अच्छा मौका मिला तो हम कोलकाता छोड़ के गांव में चले गए, बांकुरा जिले में। वहीं पे मेरा स्कूल में भी एडमिशन हो गया। ये बेईमानी है। कोई बेईमानी नहीं है। नहीं, तूने बेईमानी की है। कुछ बेईमानी है। चल गेम स्टार्ट कर। ये बेईमानी तुझे पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी? पेनल्टी लेगा? चल हट। लूंगा पेनल्टी। नहीं बोला ना। पेनल्टी। क्यों चित घबरे? अकेले देखने में घेर लिया इसको। चल किक कर, बॉल ला इसको, बॉल दे। गोल। थैंक्स दादा, जो आपने मेरी मदद की। पर ये लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? चल बताता हूँ।
साला तुम लोगों का ना एक समस्या है। तुम सोचते हो कि शर्ट पैंट पहन ली, 4 किताबें पढ़ ली, इंग्लिश में गिट पिटा लिए तो इस समाज की बराबरी कर लोगे। लेकिन असल बात यह कि अगर तुम मर भी जाओ ना तो इस समाज की बराबरी नहीं कर पाओगे। मतलब सब एक जैसे तो हैं, इसमें अंतर क्या हुआ? अंतर है, तू उस जात से है जो धक्का भी खुद खाती है और फाउल भी उसी का होगा। तेरा बाप छोटी जात का, तो तू भी तो छोटी जात का हुआ। ये है अंतर। तो मैं चलता हूं। अगर हम पलटकर अपने देश के इतिहास पर नजर डालेंगे तो हम पाएंगे कि जाति प्रथा यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव हमारी कमियों या बुराइयों में से वो मुख्य कमी या बुराई रही है जिसने हमें एक समाज, एक देश के रूप में वो नहीं बनने दिया जो शायद हम बन सकते थे। जाति भेद कई सौ सदियों से हमारे समाज में मौजूद है और यही इस गलत प्रथा को मानने वालों या फिर इसका समर्थन करने वालों का सबसे बड़ा तर्क होता है। वो इसे सामाजिक परंपरा का नाम देकर इससे बंधे रहना चाहते हैं। वो ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि हमारी परंपरा वसुदेव कुटुंबकम रही है, ना कि जाति, रंग, नस्ल या वर्ग के आधार पर इंसान को बांटना। माँ, इंसान अपने जन्म से नहीं कर्मों से जाना जाता है ना माँ? आपने ही कहा था ना। तो फिर हाँ, न सब सच्चाई जानते हैं और ना ही समझते हैं। समाज को समझाने में और संभालने में वक्त तो लगता ही है। एकदम से कुछ नहीं बदलता है और ना ऐसा होने की उम्मीद करनी चाहिए। पर क्यों माँ? तो चल। हाँ, ये लो, इसे पी जाओ लेकिन एक ही सांस में। माँ ये तो बहुत गर्म है, मैं इसे नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें गर्म दूध पीने की आदत नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी जिद करूं कि तुम इसे पी जाओ तो तुम अपना मुंह जला बैठो। लेकिन इसी दूध को अगर धीरे धीरे फूंक फूंक के पियोगे तो तुम इसे पी पाओगे। उसी तरह समाज को एक दिन में बदलने की कोशिश करोगे तो अपना हाथ और मुंह दोनों जला बैठोगे। समझे? अब सुन उस दिन क्या हुआ था। क्या हुआ था? भाई मजा आ गया। हे गौतम, ओए, क्यों बच्चे कब रहे? उस दिन बेटा कुछ नहीं बोला तो ज्यादा चर्बी चढ़ गई? नहीं दादा। फिर क्या? मुर्गा मन, जल्दी। अब बोलो कुकड़ुक्कू। कुकड़ुक्कू। और तेज। कुकड़ुक्कू। और जोर से। कुकड़ुक्कू। और साला अगर इसके आसपास दोबारा दिख गए तो तंदूर में डालकर तंदूरी बनाऊंगा सबकी में। चल। कुकड़ुक्कू बोलो। कुकड़ुक्कू। जोर से। कुकड़ुक्कू। और जोर से। कुकड़ुक्कू। बोलते रहो। ये लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? इस कपड़े से? और जो इससे ना डरे ना, वो कहते हैं इस दुनिया में कीड़े से लेकर इंसान तक सबको भगवान ने बनाया, लेकिन उसी भगवान के मंदिर में घुस नहीं सकते हम। वो कहते हैं कि हमारी जाति छोटी है और हमारा खून गंदा है, इसलिए हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तर्क भी उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जिनके पास ताकत होती है, और आज के दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत है बंदूक की ताकत। वो सदियों से हमारा खून चूसते आए हैं और खून का घूंट पीते हैं हम।
तो फैसला अब खून ही करेगा। खून बहेगा उनका और बहाएंगे हम, तब तक जब तक इस धरती और इस समाज से जाति और जन्म का फर्क खत्म नहीं हो जाता। तो बोलो, हो तैयार? हाँ हम तैयार हैं। कमांडर, ये गौतम अपना ही भाई है, कोलकाता से आया है, गांव में नया है। सो हाउ डू यू फाइंड योर लाइफ इन आवर विलेज? कौन सी जिंदगी पसंद है तुम्हें, गांव की कि कोलकाता की? मुझे गाँव तो अच्छा लगा, लेकिन गांव को ये पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, ये रीता दीदी हैं, ये भी कलकत्ता की रहने वाली है। देखो गौतम, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ रुक सकता है। तुम बदल सकते हो इस समाज को आज से ही। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि जैसे गर्म दूध को एक सांस में नहीं पिया जा सकता, वैसे ही समाज को एक दिन में भी नहीं बदला जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये चित्तरंजन और उसके दोस्त जैसे लोग ऐसे ही बदल जाएंगे? कभी नहीं। बस एक तरीका है उन लोगों को बदलने का। क्या? वो गर्म दूध का गिलास तुम लो और मार दो उनके मुंह पे। क्या आप जानते हैं कि 21वीं सदी का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? वो हथियार जिसके चलाए जाने से ना तो कोई धमाका होता है, ना ही कोई धुआं उठता है और ना ही खून के छींटे। यहाँ तक कि जिसके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जाता है उस तक को खबर नहीं होती है। और ना सिर्फ वो, बल्कि उसकी आने वाली कई नस्लें, कई पीढ़ियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। और वो हथियार है विचार। इंसान का उठाया हर कदम उसके विचारों से प्रेरित होता है। अगर विचारधारा ही गलत होगी तो इंसान जो भी कदम उठाएगा वो गलत ही होगा। और बच्चों और युवाओं की विचारधारा को दूषित करना आसान भी होता है और कारगर भी। अभी अभी बाराती निकले, गांव की तरफ जा रहा है। ठीक है। तेरा दोस्त पुलिस लेके गांव गया है, किस लिए गया है? मुझे नहीं पता। फिर उन लोगों ने तुम्हें अपनी टोली में शामिल कर लिया, क्यों? इन दिनों हमारे गांव में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी आई हुई थी और झुमकी की मां ने उनके पास कमांडर के खिलाफ मुखबरी की थी। सब खबर है। वो थ्रेशर पंप वाले कल सुबह बैंक में 5 लाख रुपए जमा करने वाले, और वो कमांडर और उनके साथी वो गांव के छोटे तालाब है ना, वहां उनको लूटेंगे। एक बात बताओ, पहली बार पिस्तौल किस उम्र में चलाई थी? जब उसने मेरी माँ को छेड़ा था। अरे पता है, अरे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फिर रुक देख। ओ मैडम, कभी हमें भी तो पढ़ा लिया करो। या तो हम आपके घर आ जाएंगे या आप हमारे घर, फिर साथ में पढ़ेंगे। इलू 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 इलू। चल हो गया। अरे साची, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? आज जब मैं और माँ स्कूल से लौट रहे थे तब चित्तरंजन ने आज फिर से पकड़ लिया? नहीं, आज मैंने पकड़ा था उन्हें। क्यों? अगली बार जब भी किसी को मारना हो तो पहले ये पहनना, अगर तू किसी को मारेगा भी तो सामने वाला तुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। याद से। ये लाल गमछा प्रतीक है हमारे क्रांति का, लेकिन सिर्फ लाल गमछा और झंडा उठाने से क्रांति नहीं मिलती, उसके लिए हथियार उठाना होता है। शाबाश। अरे ये हुई ना बात, क्या बात है।
अरे वाह, क्या बात है। हाँ, पहली बार में इतना तगड़ा हाथ, बहुत बढ़िया। कमांडर, ये सब गौतम की बहादुरी की वजह से हुआ है। अच्छा, आप तुम लोग एक काम करो, पुलिस तुम लोगों को खोजेगी। तुम लोग यहाँ से सीधा घर जाओ और घर वालों को बोलना है कि 2 दिन के लिए तुम जा रहे हो क्रिकेट मैच खेलने के लिए बांकुड़ा में, और वहाँ से सीधा तुम यहीं चले आना। यहाँ 2 दिन आराम से छिप कर रहो तुम लोग। 2 दिन के बाद मामला ठंडा होगा, फिर चले जाना। ठीक है? चलो ठीक है, चल। बहुत आगे जाएगा ये लड़का, लगता है आगे चलकर तुम्हारी जगह यही लेगा। लेकिन इसका बाप बहुत डरपोक आदमी है, हो सकता है अपनी माँ पे गया होगा, पर इसकी माँ कमांडर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया। उसका ऐसा महसूस करना लाजमी भी था, क्योंकि गौतम और उसके जैसे अन्य समाज की ज्यादतियों के शिकार नवयुवकों के लिए कमांडर किसी भगवान से कम नहीं था, जो उन्हें एक आदर्श समाज और समाज में बराबर के दर्जे की गारंटी दे रहा था, एक नया सपना दिखा रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि यह सपना जितना आदर्श था, जरा इधर आइए। अरे क्या हो गया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस मेहमान का आप सुबह से इंतजार कर रहे थे वो ये कमांडर है। पहले नहीं बताया तो क्या हुआ? अभी बता दिया। जाओ अंदर जाओ। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? ऐसे इंसान के साथ संबंध बनाने में क्या फायदा है? इससे मेरी बिजनेस बढ़ेगा, गांव के लोग मुझसे डरेंगे। बिजनेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, बुरे के साथ रहकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अरे क्या हुआ? आप लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में बातें नहीं हो रही थी। कुछ लेंगे आप? हाँ। क्या? तेरी बीवी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरी धर्मपत्नी है। अरे तो आगे भी तेरी धर्मपत्नी रहेगी भाई। अब इसे कोई डोली पर सजा के ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेज पे सजाने की बात कर रहा हूँ। और बिरादरी से भाई हैं हम दोनों। एक ही चीज दोनों भाई के काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चल बाहर जा, और जब तक ना कहूं तब तक आना नहीं। जा। कमांडर साहब। अच्छा जा। बाहर करो। ये मेरी। रावेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रावेश, रावेश, खबरदार तुम मुझे हाथ लगाया। तू जो सोच रहा है वो कभी नहीं हो सकता। ये बेटी है ना तेरी, मेरे आदमी इसके साथ क्या करेंगे पता भैया तुझे? चल चल चल। ये 3 रातें जो तेरे साथ बिताया ना, तब समझ में आया कि तेरे बेटे में इतनी गर्मी आई कहां से। फिर आऊंगा। हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी नहीं रहना हमें यहाँ पे।
किसने कहा तुमसे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी नहीं, अपने और अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम्हारी नापुंसकता देखने के बाद मैं या कोई भी औरत तुम्हारे साथ रहना चाहेगी? क्या कहना चाहती हो? रवेश, अपने दिल से पूछ के देखो, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो तुम एक नहीं 10 थप्पड़ मार लेना, रोकूंगी नहीं मैं तुम्हें। हम कहीं जा रहे बाबा? बाबा नहीं, मैं, तू और साक्षी जा रहे हैं यहाँ से। चल अपना सामान बांध। मैं नहीं जाऊंगा माँ, ये गांव मेरा है, ये धरती और यहाँ के लोग मेरे हैं। मेरा धर्म और फर्ज है कि मैं उनकी रक्षा करूं, और मैं अपना फर्ज अधूरा छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा। ये क्या बोल रहे तू? हाँ, तू उस कमांडर से मिला था ना? बोल, मिला था ना? हाँ, मैं मिला था उस कमांडर से, और उसकी जुबान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो भी कहता है एकदम सच कहता है। मैंने सोचा था दाग सिर्फ मेरे दामन में लगी है, लेकिन तू उस कमांडर से अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों माँ? चल यहाँ से। माँ चल, माँ कमांडर सही कह रहा। माँ मेरी बात सुनो। माँ मुझे खोलो माँ, माँ मेरी बात सुनो माँ। यहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो कमांडर के या उसके साथियों के खिलाफ आवाज उठा सकता, उनकी खिलाफत कर सकता। ऐसे में मिताली का उसके सामने आकर खड़े होना और उसकी ज्यादतियों की खिलाफत करना एक बहुत हिम्मत भरा फैसला था। जैसे कि एक दिया कई दियों को रोशन करके रात के अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही मिताली गांव के दूसरे लोगों के दिलों में हिम्मत जगाने की मुहिम पर निकल चुकी थी। अब सवाल यह था कि कमांडर के फैलाए अंधेरे को क्या मिताली की जलाई रोशनी मिटा पाएगी? क्या कमांडर का राज इस इलाके से खत्म होगा? मैंने तय कर लिया है, मैं पुलिस में जाके इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? विक्रम नाम है उसका, अपोजिशन पार्टी का युवा नेता है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। आने वाले कुछ महीनों में यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होंगे। अगर वो लड़का इलेक्शन में खड़ा हो गया तो हमारी तुलिका कभी भी नहीं जीत सकती। विक्रम को किसी भी कीमत पर तुलिका के रास्ते से हटाना होगा। आप क्या बोलते हैं, किसको भेजना सही होगा? जो भी समझदार और हिम्मत वाला हो, क्योंकि इस काम में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, याद रखना। तो भोमा? गौतम, वो भोला भी है दिखने में और मासूम भी, उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। भोमा उसके साथ जाएगा स्टैंड बाई पर। मगर सर, मैंने तो सुना है कि उसकी माँ ने उसको घर में बंद करके रखा है, ना ही उसको कहीं बाहर जाने दे रही है और ना ही किसी बाहर वाले को मिलने अंदर आने दे रही है। तो फिर? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं निकाल लूंगा उसे। लड़का स्मार्ट है, कलकत्ता रह भी चुका है, शहर को अच्छी तरह जानता भी है। उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। उसे भेजने पर होगा क्या, उसके माँ के हाथ पैर भी बंधे रहेंगे। हाँ, साली आजकल बहुत ज्यादा उड़ने लगी है। गौतम बड़ा हो रहा है निकाली, ये तरीका सही नहीं है उसे अपनी बात समझाने का। लेकिन उसके कदम बहक रहे हैं मास्टर जी, और मुझे डर है कि इस गलत रास्ते पे कहीं वो आगे ना निकल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे मास्टर जी? देखो, पुरलिया में मेरे एक दोस्त है जो छाव नृत्य की क्लासेस चलाते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ भेजे तो उसका माइंड भी डाइवर्ट होगा और उसके मन को भी शांति मिलेगी। अगर ये आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाहर निकलो। माँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। और जब मैं वापस आऊँगा ना तो तेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आऊँगा जिसको देखकर तू बहुत खुश हो जाएगी। सच्ची? पर तुम ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो, वो भी अकेले? अकेले कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ गौतम भी तो जा रहा है। गौतम? हाँ। पर वो तो पुरुलिया जा रहा है ना नाच सीखने। कौन बोला? सीमा ने बोला। वो मेरे साथ जा रहा है, कमांडर हम दोनों को भेज रहे हैं किसी का काम तमाम करने। क्या? ये क्या कह रही तू झुमके? हाँ दीदी, मुझे भोमा ने खुद बताया, वो अभी बस निकलने ही वाले हैं। तू साक्षी के पास बैठ, मैं अभी आती हूँ।
इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते आप मुझे? कहाँ है मेरा बेटा? मैं सच जान चुकी हूँ। चुपचाप बता मेरा बेटा कहाँ है, नहीं तो। जब जान चुकी है तो फिर पूछ क्यों रही हो? वो तो गया, बहुत दूर निकल गया, अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला है। तू भी उन नस्ल के साथ मिला हुआ है? हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। बताओ मेरा बेटा कहाँ है? माइनाक, माइनाक। दीदी 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 वो लोग सांची को लेके गए। कौन? वो कमांडर। तुझे उसका अड्डा पता है? हाँ, वो पुराने वाले खंडर में। दीदी चल। रावेश, रावेश, वो साचे, वो कमांडर हमारी बेटी को उठा के लेके गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज कुछ करो। मैंने बोला ना तुम्हें, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब भुगतो। रावेश, अन्याय के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाले अन्यायियों के खिलाफ मिताली ने जो जंग छेड़ी थी, वो जंग वो हारती हुई दिखाई दे रही थी। जिन लोगों के लिए उसने इस जंग की शुरुआत की थी, वो खुद उसके खिलाफ हो गए थे। वो कमांडर के साथी नहीं थे, लेकिन वो अनजाने में उसी की मदद कर रहे थे। एक तरफ जहां ये गांव वाले मिताली की जान के पीछे पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ उसे बचाने आ रहे उसके बेटे और पुलिस दल के साथ भी कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या गौतम अपनी मां को बचा पाएगा? और क्या इस जद्दोजहद में उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी? सर मुझे प्लीज जाने दीजिए, वो लोग मेरी माँ को मार डालेंगे। सर मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए सर प्लीज। तुमने क्या कर रहे थे वहां? कब? हमारा अटैक फेल हो गया है। गौतम को पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस लेकर यहाँ पे आ रही है, कभी भी आ सकते हो। अब हमें क्या करना चाहिए सर? वो बाद में सोचेंगे, पहले इस औरत को मार डालना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए, वरना अगर ये पुलिस को जिंदा मिल गई, सारे के सारे मारे जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। मार डालो इसे। अरे लेकिन गांव वाले सारे काम पे गए हुए हैं, वो शाम को लौट के आए। अरे चुप! अरे उनके फैसले के बिना कैसे हो सकता है? उनके फैसले और जाहिर के बाद फैसला करेंगे। तो फैसला करने के लिए नहीं, फैसला हमारा सुनने के लिए है, और हमने फैसला कर लिया है। चला दो इसे। जला दे। छुड़ा रहा। ये क्या कर रहे? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। उन लोगों ने मेरी माँ को भी ऐसे ही मार डाला था, डायन बताकर। और तेरी माँ को भी। यही है वो क्रांति जिसका उन लोगों ने तुमसे वादा किया था। भूमा तो तुम्हारा साथी था ना, उसे भी नहीं बख्शा उन लोगों ने। और जब तुम खतरा बनने लगे, तुम पर भी हमला करवा दिया। किन लोगों का साथ दे रहे हो गौतम? उन्होंने तुम्हारी बहन को उठवा लिया अपनी ढाल बनाने के लिए। तुम्हारे बंदूक उठाने से किसका भला हुआ? एक नाम भी बता सकते हो? बोलो, किसका फायदा हुआ? सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं जानता हूँ वो लोग कहाँ गए होंगे। घोष, सब हमें उन लोगों पर अभी अटैक करना होगा, नहीं तो लोग स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। लेट्स गो। संभालो सर। माँ, 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 माँ। सब्जी मिल जाएगी, तुम चिंता मत कर। तो क्या है तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर सर। गौतम, अब तुम्हें कोलकाता ले जाकर कोर्ट में पेश करना होगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। तुम तो विक्रम को मारने गए थे, फिर तुलिका को क्यों मारा? सर तुलिका भी इन लोगों की तरह झूठी थी। मुझे और बोमा दादा को उसकी असलियत पता चल गई थी। क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो, हाथ मत लगाना।
पूजा की आरती को सिर्फ ब्राह्मण छू सकते हैं और कोई नहीं। जाओ। कुछ नहीं बदला सर, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। आजी अपनी माँ की एक बात याद रखना बाबा, समाज को एक दिन में बदलने की जिद गर्म दूध एक सांस में पीने जैसी होती है। कुछ ना कुछ जरूर जलता है। चलो चलो। जो समाज बुराई से अपने बच्चों और युवाओं की सोच की रक्षा नहीं कर पाता, उस समाज के बच्चे या तो उस बुराई का शिकार बनकर खत्म हो जाते हैं या फिर खुद उस बुराई के वाहक बनकर उसे समाज में फैलाने की मुहिम में लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था गौतम के साथ। जिस समाज पर उसे संभालने की, उसकी सुरक्षा और उसके विकास की जिम्मेदारी थी, जब उसी समाज ने उसे दुत्कारा तो वो कमांडर और रीता दी जैसे असामाजिक तत्वों के हाथों की कठपुतली बन गया और अपने समाज के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ा हो गया। लेकिन हमारे पास अब भी थोड़ा वक्त है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे युवा अपने ही समाज के लिए खतरा ना बन जाएं, तो हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। उन कुरीतियों को दूर करना होगा जो इंसान को इंसान से फर्क करना सिखाती हैं। अपने आप में और हमारे समाज में ये सकारात्मक बदलाव हम जल्द से जल्द ला पाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कई बार हमारी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें हम दुनिया के सामने लाने से डरते हैं। हमें इस बात का डर होता है कि अगर ये राज लोगों के सामने आ जाएंगे तो हमें लेकर उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और कभी कभी ऐसे ही राज को राज रखने की कोशिश में कुछ लोग जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जुर्म के रास्ते की सिर्फ एक मंजिल होती है और वो है जेल की सलाखें। आइए देखते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आज का ये दिल दहला देने वाला केस, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या एकदम नजदीकी रिश्ते वाकई में दिल के भी करीब होते हैं। आंटी, आपकी टीवी में ऐसी क्या खराबी आ गई जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है? बेटा ठीक तो तब होगी ना जब टीवी रिपेयर करने वाला आएगा। मम्मा, क्या हुआ? पापा से बात हुई आपकी? नहीं। हेलो 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 राजन। राजन हेलो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? हेलो हेलो राजन, आप ही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं राजन ही बोल रहा हूँ। राजन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राजन, मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। राजन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप हैं कहाँ? आप घर कब तक आएंगे? शशि जीते जी तो कभी नहीं। राजन, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप ये? मेरी जिंदगी पटरी से उतर गई है शशि। अब मैं ऐसे घुट के जी नहीं सकता। मिश्रा, ये लड़कियां कौन हैं? मैंने इन्हें पहले भी यहाँ पर देखा है। लगता है कुछ बताना चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही। अगर ये फिर से यहाँ पर आए तो इन्हें मेरे पास लेकर आना। जी ओके सर। आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा,
वरना हमें मजबूरन पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। मैडम पिछले 10 दिन में ये तीसरी बार हुआ है कि कोई हमारे कमरे में घुस रहा है। सारे मेले स्टाफ को बुलाओ। यस मैम। पता तो चले कि आजकल औरतों वाला शौक किसके दिल में जग गया है। चलो फटाफट से नाश्ता कंप्लीट कर लो, ठीक है? पापा, ये 5.1 होम थिएटर सिस्टम क्यों लाए हैं आप? बेटा ये तुम्हारी मम्मी के लिए नया गिफ्ट है। गिफ्ट? हाँ। पर क्यों? बेटा तुम तो अपनी मम्मी को जानती हो ना, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है। अब 15 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था, अब तक चालू। तो बेटा उनके गुस्से को शांत करने के लिए एक गिफ्ट तो बनता है कि नहीं? मैं चलता हूं बेटा, रागिणी मैडम के 4 कॉल आ गया मेरे को। हाँ कोई जवाब देगा या किसी दूसरे रास्ते से सच उगलवाऊं मैं? मैम, ये टिक्कम सिंह से पूछिए, मुझे तो इसी पे शक है। पहले ये तो बताइए मैडम, चोरी किस चीज की हुई है? टिक्कम सिंह, तुम सब बेफिक्र रहो। तुम सबके दरवाजे के लॉक्स चेंज कर दिए जाएंगे, उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं होगी। और ध्यान रहे, मेरी नजर आप सब पर रहेगी। किसी ने भी गलत करने की कोशिश की तो सीधा जेल जाएगा। तुम सब जाकर नाश्ता कर लो। तुमने बर्थ कंट्रोल हटवा दिया क्या? राजन, एक बार और ट्राई करते हैं ना। शशि तुम बेटे की लालसा लिए बैठी हो, हमारी बेटियां किससे कम है क्या? बिल्कुल कम है, इसीलिए तुम्हारे परिवार वाले मुझे इन बेटियों की माँ होने के ताने देते हैं। वो लोग अगर तुम्हें ताने देते हैं ना, तो वो लोग में कमी है, तुम में नहीं। लेकिन आज तक तुम पर छोड़ा हुआ था ना, कौन सा लड़का पैदा हो गया? हाँ प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं सोच समझ कर ही कह रही हूँ, और अगर इस बार तुम राजी नहीं हुए ना, तो मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं, समझे तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो राजन, राजन आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मुझे। हेलो राजन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं स्पीकर पे रख रही हूँ फोन। शशि, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं रख पाया शशि। मेरी कमजोरी और कमियों को माफ कर देना शशि। पापा देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा आप बस आ जाओ। पापा आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। हॉस्टल के सारे कमरों के लॉक बदले जाने के बावजूद पूजा के कमरे में कोई आ गया था। आखिर कौन था ये शख्स और ये क्या चाहता था, और ये शख्स पूजा के कमरे में आया कैसे? इस बार पूजा की नींद खुल गई थी और शायद अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश में उसने पूजा पर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन कौन था इस सब के पीछे? आखिर ऐसी क्या मुसीबत लड़कियों पर आन पड़ी थी जिस बात की उन्होंने वार्डन से शिकायत की थी, और किस बात से उनको डर था जिसकी वजह से वार्डन को उनके कमरों के ताले बदलने पड़े? राजन शशि को फोन पर इस तरह से क्यों तड़पा रहा था? मेरी जिंदगी पटरी से उतर गई है शशि। अब मैं ऐसे खुद के जी नहीं सकता। उसके इरादे क्या थे? क्यों उनका इतना नजदीकी रिश्ता इस खतरनाक मोड़ तक आ पहुंचा था?
बहरहाल पूजा की हालत काफी नाजुक थी और अब ये पूरा मामला पुलिस के पास आ गया था। लेकिन जिस चीज से वार किया गया है वो यहाँ क्राइम सीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैंने पूरा कमरा चेक किया। उसके घर वालों को खबर की? सर वो भोपाल की रहने वाली है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। सर मैंने कई बार पूजा को इस लड़की के साथ अपने पुलिस स्टेशन के बाहर देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? रानी। रानी, मैंने कई बार तुमको पूजा के साथ अपने पुलिस स्टेशन के बाहर देखा है, लेकिन हर बार तुम दोनों बिना कुछ बताए पुलिस स्टेशन के बाहर से वापस लौट गए हो। ऐसा क्यों? सर पूजा कंप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैं ही उसे हमेशा रोक देती थी। अगर मैं रानी को कंप्लेन करने से नहीं रोकती तो आज उसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। किसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती थी पूजा? देखो, जिस तरह से पूजा पे वार हुआ है, साफ है कि हमलावर पूजा की जान लेना चाहता था। तुम पूजा की रूममेट हो। जिस वक्त ये हादसा हुआ तुम कहाँ थे? सर मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ और कुछ दिनों से नाइट शिफ्ट पे हूँ, और कल रात को भी मैं जॉब पर ही थी। रानी, क्या जरूरत थी तुझे नाइट शिफ्ट में काम करने की? तुझे पता है तू नहीं है तो मुझे कितना डर लग रहा है। प्लीज रानी, प्लीज तू ना अपनी शिफ्ट मॉर्निंग में करवा ले। देख पूजा, तू टेंशन मत ले, और वैसे भी रागनी मैम ने हमारे सारे दरवाजों के लॉक्स चेंज करवा दिए हैं, इसलिए हमारे कमरे में अब हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता। अब तू चुपचाप सो जा, मैं सुबह आके मिलती हूँ। लेकिन सुबह जब मैं हॉस्टल आई और रूम का दरवाजा खोला तो पूजा गिरी हुई पड़ी। लेकिन कोई पूजा की जान क्यों लेना चाहेगा? सर कुछ दिनों से हमारे कमरे में से रात को कोई हमारे अंडरगारमेंट्स चुरा रहा था। जी सर। इसलिए कल ही रागनी मैम ने हमारे सारे दरवाजों के लॉक्स चेंज करवा दिए थे। लॉक्स चेंज करवाने के बाद मैंने चाबियां लड़कियों को ही दे दी थी, और उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा है कोई अंदर कैसे आ सकता है। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? कुमार सर, आप लोग आइए मेरे साथ। टिक्कम ने ये सब किया है या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ उसकी नज़र में खोट तो ज़रूर था। टिक्कम तो बहुत ही जहरीला आदमी था और नज़र भी काफ़ी उसकी गंदी थी। आती जाती लड़कियों को भी ताकता रहता था। सर पूजा ने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ था और लॉक की चाबी सिर्फ पूजा और मेरे पास ही थी, तो अंदर कोई कैसे घुस सकता है? ना तो कोई फोर्स्ड एंट्री है और ना ही पूजा इतनी रात को किसी के लिए दरवाजा खोलेगी। ये दरवाजा तो पूजा ने लॉक किया है। रूम में आने के लिए इस खिड़की से कोई भी आ सकता है। चेतन, अब ऊपर आओ। चेतन, यहां से नीचे जाकर ऊपर आने में मुश्किल से 1.5 मिनट लगते हैं। हो ना हो वो हमलावर यहीं से आया होगा। सर कल रात कुछ 10:30 पौने 11 बजे मैंने टिक्कम को देखा था हॉस्टल के आसपास घूमते हुए। लेकिन सर ये उसी ने किया कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता। और उस समय तुम क्या कर रहे थे हॉस्टल के पास? सर मैं तो इस हॉस्टल की मेस का मैनेजर हूँ, यहीं पास में ही रहता हूँ। हर रोज रात को खाना खाने के बाद यहाँ पर आता हूँ ये चेक करने के लिए कि मेस बराबर लॉक हुई है कि नहीं। टिक्कम सिंह, पूजा को कल रात आखिरी बार 10 बजे देखा गया जब वो खाना खाकर अपने रूम में लौटी थी। उसके बाद उस पर हमला हुआ और वो कोमा में। देखिए साहब, आप लोग उनके बहकावे में मत आना, मैंने कुछ नहीं किया। कल रात को कहा था तू? वो साहब,
मैं अपने दोस्तों के संग बैठ के पी रहा था। पत्ते भी खेल रहे थे मेरे रूम पे। कौन से दोस्त? बंटी और बबलू। साहब टिक्कम तो कल रात हमारे साथ ही था। हम लोग पूरी रात उसके रूम पे बैठ के पत्ते खेल रहे थे। अगर तुम लोग पूरी रात उसके रूम में बैठकर पत्ते खेल रहे थे तो क्या टिक्कम था तुम्हारे साथ पूरी रात? नहीं साहब, वो पूरी रात तो हमारे साथ नहीं था, बीच में ही कहीं चला गया था। तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो टिकम? आ रहा हूँ अभी। रात को 10:30 बजे सारे दाव पेच बीच में छोड़कर कौन से पत्तों पे किस्मत आजमाने निकला था तू? देख सच बोल दे, वरना हमारे दाव पेच तुझ पे भारी पड़ेंगे। साहब मैं हॉस्टल का केयर टेकर हूँ, मुझे रात को भी काम करना होता है। मैं सिर्फ राउंड अप के लिए निकला था रात को, और मुझे गेट भी बंद करना था साहब। लड़की मरते मरते बची, कोमा में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। अभी तो हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ अगर कोई भी सबूत हमारे हाथ लगा तो याद रखना, ये हवालात ही तुम्हारा घर बनेगी। सर इस केस में टिक्कम सिंह के अलावा ऐसा और कोई नहीं है जो हमारे शक के घेरे में हो। मैंने सबसे पूछताछ की, पर बाकी सब लोग ना तो किसी पर शक कर रहे हैं और ना ही किसी के पास किसी के खिलाफ कोई शिकायत है। पूजा कॉमा से बाहर है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन इस केस के सिलसिले में मेरी उसकी डॉक्टर से बात हुई। सर उनका कहना है कि पूजा पर हमला करने वाले की हाइट पूजा से शायद थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि पूजा को चोट ठीक उसके सर के ऊपर लगी थी, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। सर हमने हॉस्टल से जुड़े हर शख्स की हाइट क्रॉस चेक की। टिक्कम के अलावा एक राजन भी है जिसकी हाइट पूजा से ज़्यादा है। मैं तो इस हॉस्टल की मेस का मैनेजर हूँ, यहीं पास में ही रहता हूँ। राजन, राजन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए बच्चों के लिए वापस आ जाओ राजन। मैं वापस नहीं आ सकता शशि, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना शशि, तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुम लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत। शशि मुझे माफ कर देना शशि। राजन, राजन प्लीज मेरे लिए वापस आ जाइए, बच्चों के लिए वापस आ जाइए राजन। पापा प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। इस केस में हमारे पास किसी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। ये केस एक ऐसी अंधेरी गुफा में है जिसका दूसरा सिरा नजर भी नहीं आ रहा। सर ये लोग मिलना चाहते हैं। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पति की जान खतरे में है। क्या हुआ उन्हें? ये सुनिए, मेरी जिंदगी पटरी से उतर चुकी है शशि। राजन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं स्पीकर पे रख रही हूँ फोन। शशि मैं तुम लोगों को खुश नहीं रख पाया शशि, मेरी कमजोरी और कमियों को माफ कर देना शशि। लेकिन आपने ये कॉल रिकॉर्ड क्यों किया था? सर पिछले कुछ हफ्तों से मुझे ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। उन कॉल्स की रिकॉर्डिंग के लिए राजन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया था ताकि कॉल्स रिकॉर्ड हो सके। कुमार, राजन की कॉल की लोकेशन ट्रेस करो, हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सर इस तरफ है। सर राजन की लास्ट लोकेशन इसी रेलवे ट्रैक की थी, लेकिन अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है डिप्रेशन में आकर उसने अपना फोन बंद कर दिया। चप्पा चप्पा सर्च करो। कुमार, बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हो सकता है ये राजन ही हो। उसके घर वालों को बुलाओ। सर राजन के कपड़े सर, ये वॉलेट भी होने कर।
सब मैंने राजन के इन कॉल रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से चेक किया। इसमें कुछ खास तो नहीं मिला। उसकी लास्ट कॉल 11:15 बजे शशि को ही हुई थी। ये देखिए सर, राजन की मौत अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ गई और इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें इस केस को गहराई से खंगालना होगा। मे बी सिर्फ पूजा पे हुआ हमला इसकी वजह नहीं। एक काम करो, राजन और उसकी फैमिली के बारे में उनके मोहल्ले में पूछताछ करो। सर, आपकी वजह से पापा ने सुसाइड किया। क्या बकवास कर रही हो तुम मधु? हाँ, सब सुन लिया था मैंने। आपको एक बेटा चाहिए था ना, इसलिए लड़ती रहती थी आप उनसे। तंग आ गए थे वो आपसे। आपने ही मारा है उन्हें। बस बताओ। सर, ये रही राजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, राजन की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 12 तारीख की शाम 6 से 7 बजे के बीच ही हो गई थी, वो भी सर पे चोट लगने की वजह से। ये देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 11 सवा 11 के बीच वो रेलवे ट्रैक वाली लोकेशन से अपनी फैमिली से फोन पे बात कर रहा था, तो शाम को 6 से 7 बजे के बीच वो कैसे मर सकता है? क्या सर, ये कैसे हो सकता है? 11:15 बजे रात तक तो राजन मुझसे ही बात कर रहे थे। रिकॉर्डिंग सुनी थी ना आपने? क्या आपको वाकई में यकीन है कि इस रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वो आपके पति राजन की है? हाँ सर, बिल्कुल। बस जिस समय उन्होंने फोन किया था तो खांसी की वजह से थोड़ी सी आवाज भारी आ रही थी। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, टाइम टू टाइम इस केस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी आप जा सकते हैं। जी सर। सर, ये रही राजन की ऑटोप्सी रिपोर्ट। सर, ये राजन की ऑटोप्सी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी में काफी मात्रा में अल्कोहल पाया गया है सर। क्या? हाँ सर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक हमें पता है राजन तो शराब पीता ही नहीं था। और अगर ये राजन है तो उस रात फोन पे कौन था? सर, अगर उस रात फोन पे राजन था तो ये बॉडी किसकी है? कुमार, इस बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाओ। पता करो कि ये बॉडी राजन की है भी या नहीं, और उस टिक्कम को यहां बुलाओ। जो बॉडी पुलिस को मिली थी उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से कई सवाल खड़े हो गए थे। दूसरी तरफ हमें राजन एक अनजान जगह पर छिपते छिपाते दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि अगर राजन जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी, और राजन पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा था? इस केस के सारे राज अब और भी गहरे होते जा रहे थे। सर, टिक्कम सिंह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर जब से रागिनी ने उसे हॉस्टल से बाहर निकाला है उसे किसी ने नहीं देखा। उसके फोन को ट्रेस किया, अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और उसके फोन की लास्ट लोकेशन यहीं कविनगर के पास बाईपास के पास एक जंगल की है, वो भी 12 अगस्त की। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल के अंदर हो रही वारदातों और पूजा पर हुए हमले के पीछे इसी का हाथ हो और अभी जंगल में छुप कर बैठा है? चलो। सर, टिक्कम सिंह की लास्ट लोकेशन यही है। कुमार, सोचने वाली बात यह है कि ये जंगल उस रेलवे ट्रैक के पास ही है जहां सर, ऊपर आइए जल्दी। सर, ये देखिए, लकड़ी पर खून लगा है और फर्श पर भी खून है। जरूर यहाँ पर कोई कांड हुआ है सर। कुमार, इसका मतलब है कि राजन हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। जो बॉडी हमें रेलवे ट्रैक से मिली थी, हो सकता है वो टिक्कम ही है।
क्योंकि ये लोकेशन रेलवे ट्रैक से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और एक और बात, मरने वाले की बॉडी से हमें अल्कोहल के ट्रेसेस मिले, जबकि राजन तो शराब पीता ही नहीं था और टिक्कम हर रोज शराब पीता था। इसका मतलब है जो हमें दिखाया जा रहा है सच वो नहीं है। सर, अगर राजन ने टिक्कम को मारा है तो इसके पीछे उसका क्या फायदा? क्या इन दोनों का पूजा के केस में कोई गहरा ताल्लुक तो नहीं? हम लोग डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आने का वेट करते हैं ताकि पता चले कि रेलवे ट्रैक से जो बॉडी मिली है वो टिक्कम है भी या नहीं। सर, अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। आज पूजा पर किसी ने हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। क्या? हाँ सर। कुमार, कहीं ये राजन ही तो नहीं था? एक काम करो, अभी के अभी पूजा के रूम के बाहर एक कांस्टेबल तैनात करो और जिस दिन से पूजा हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तब से लेकर अब तक की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सर। हेलो। क्या? तेरे तो राजन है। पहले हॉस्टल में पूजा पर जानलेवा हमला, फिर राजन की नकली आत्महत्या और अब जो छिपकर अपनी जिंदगी जी रहा था। सर, मैंने शशि का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, काफी शॉकिंग बातें सामने आई हैं। जैसे कि सर 10 से 12 तारीख के बीच शशि के फोन पे टिक्कम सिंह के नंबर से काफी कॉल आए थे, लेकिन शशि ने उनमें से एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। कुमार, ये तो वही मिस्ड कॉल हो सकते हैं जिनकी वजह से राजन ने शशि के फोन पे वॉइस रिकॉर्डर एक्टिवेट करवाया था। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। उन कॉल्स की रिकॉर्डिंग के लिए राजन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। और एक बात सर, जिस समय टिक्कम का फोन जंगल में बंद हुआ था उस समय शशि के फोन की लोकेशन भी उसी एरिया की थी। ये मामला तो कुछ और ही निकला। सर, हो सकता है शशि और टिक्कम सिंह के बीच में अफेयर शुरू ही हुआ हो और राजन को इसके बारे में पता चल गया और राजन के हाथों टिक्कम सिंह का मर्डर हो गया और उस समय शशि भी वहां पर मौजूद हो। और सर, सोचने वाली बात तो यह है कि शशि और टिक्कम सिंह के बीच में अगर वाकई में कुछ था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शशि ने अपने बदले की आग में राजन को मार दिया। सर, आप मुझ पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं नहीं जानती कि टिक्कम सिंह मुझे मिस कॉल क्यों दे रहा था। हमने आपके और राजन के बैंक डिटेल्स चेक किए हैं। हमें पता चला है कि राजन ने कई बार बैंक से लोन लिया था और डिलेड और नॉन पेमेंट की वजह से वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है। और 6 महीने पहले भी उसने गायत्री कोऑपरेटिव बैंक से 6 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी एक भी किस्त वो आज तक नहीं चुका पाया, जिसकी वजह से रिकवरी एजेंट्स उसे धमकी दे रहे थे। यकीनन वो स्ट्रेस में था, लेकिन उसने सुसाइड नहीं किया, बस सुसाइड का नाटक किया और किसी और की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर आपको कॉल किया। क्यों शशि जी, यही सच है ना? ये सच नहीं है सर। ये सच हो सकता है। हाँ सर, मेरे पापा मम्मा को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। 2 हफ्ते पहले मैंने तेरी मम्मी के लिए अंगूठी ऑर्डर की थी। 5.1 होम थिएटर सिस्टम। बेटा, ये तुम्हारी मम्मी के लिए नया गिफ्ट है। और शायद बैंक से लोन भी उन्होंने इन्हीं के लिए लिया होगा। फिर ना उनकी तनख्वाह में इतने महंगे सामान और मम्मा के लिए ज्वेलरीज कैसे आ सकती है? चलो। सर, राजन मेरी वजह से बैंक से लोन लेते थे ताकि मेरी इच्छाएं पूरी कर सके और मैंने इस बात का पूरा फायदा उठाया। पिछले 2 महीनों से बैंक की रिकवरी एजेंट्स राजन को फोन करके धमकाने लगे। राजन इस बात से परेशान थे। क्या हुआ है? पिछले 6 महीनों से बैंक लोन का एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया मैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अगले 10 दिन में मैंने सारे पैसे नहीं चुका दिए तो मुझे जेल में डाल देंगे। सर, ये सब मेरी वजह से हो रहा था, इसलिए मैंने टिक्कम सिंह से मदद मांगने की सोची।
टिक्कम सिंह तुम्हारी क्या मदद करता? मैंने सुना था कि मोहल्ले के कुछ लोगों को उसने अपने एक दोस्त से कम ब्याज पर बड़ी रकम उधार दिलवाई है। मैंने सोचा कि मुझे भी उससे मदद मांग लेनी चाहिए। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम हमें लोन करवा कर दे दोगे? लेकिन उस मदद के बदले में उसने जो कीमत मांगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन अपने परिवार के भविष्य के लिए मैंने उसकी बात मान ली। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी मुझे जल्दी से जल्दी लोन करवा कर दो। कौन सा लोन? मतलब झूठा? तुझे मुझसे झूठा वादा करके लेकिन बहुत डर गई थी, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं। टिक्कम सिंह के साथ तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज वाली बात के बारे में राजन को पता था? राजन को मैंने कुछ नहीं बताया था सर। मैं सिर्फ और सिर्फ राजन के सर से बैंक का लोन उतारना चाहती थी। टिक्कम सिंह को मारने के बाद मुझे राजन को सब बताना पड़ा। तुमने तो जिंदा मार दिया मुझे। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन राजन इस समय हमें खुद से ज्यादा हमारी बच्चियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम दोनों ही जेल चले गए तो उनका क्या होगा? और तुमने राजन के साथ मिलकर उसकी नकली सुसाइड का प्लान बनाया, जिसमें राजन टिक्कम की लाश को ट्रेन के आगे फेंकेगा। टिक्कम की लाश भी ठिकाने लग जाएगी और राजन को मरा हुआ समझकर बैंक अपना लोन भी वापस नहीं ले पाएगी। मानना पड़ेगा, ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग वाला खेल एकदम ओरिजिनल था। क्यों, यही सच है ना शशि जी? हेलो राजन। बोलो शशि, पटरी से उतर चुकी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरे लिए बच्चों के लिए वापस आ जाओ राजन। केस जब थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और समय के साथ हमारी बेटियां भी हमारी मजबूरी समझ जाएंगी। अब ये बताओ, क्योंकि उसकी लाश के पास हमें लड़कियों के जले हुए कपड़े मिले। नहीं सर, पूजा पर हमला किसने किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि वो राजन नहीं हो सकते। सर राजन बहुत ही शरीफ आदमी थे। तो अब ये बताइए कि आपने इस शरीफ आदमी को क्यों मारा? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, हमारे पास गवाह है जिसने 18 अगस्त की शाम को आपको कवि नगर के जंगल से बाहर आते हुए देखा है। नहीं सर, मैं नहीं गई थी उस जंगल में, बल्कि मैं राजन 7:30 बजे आगे की प्लानिंग के बारे में बात करने के लिए उस जंगल में मिलने वाले थे। लेकिन उससे पहले राजन की मौत की खबर आ गई। सर, उस रेलवे ट्रैक वाली लाश की डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक और राजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 18 अगस्त की शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच ही हो गई थी। सर, अगर शशि सच बोल रही है तो पूजा पर हमला। कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों हादसों के पीछे कोई एक ही इंसान है जो हमारी आंखों के सामने तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। हमें इस केस को रिविजिट करना होगा। इसकी एंट्री हुई है 3:30 बजे। अब देखो एग्जिट कितने बजे होती है। पावर दो इसमें। सर, इसमें उसकी एग्जिट की फुटेज तो है नहीं। हमारे पास हॉस्पिटल के बैक डोर के एग्जिट का फुटेज है। हाँ सर, प्ले करो। और हाँ, 3:30 बजे के बाद से प्ले करो। स्टॉप करो, जूम करो। ये देखो, एग्जिट यहां से हुई है। सर, हॉस्पिटल में इसकी एंट्री हुई 3:30 बजे मेन डोर से और एग्जिट 5:30 बजे हॉस्पिटल के बैक डोर से, वो भी इतनी हड़बड़ाहट में। उठा के लाओ इसे। सर, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से एक आप ही ऐसी विजिटर हैं जो पूजा से मिलने ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाती थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ आप ही एक ऐसी विजिटर हैं जो 3 से 4 घंटे तक हॉस्पिटल में रुकती थी। क्यों? तुम सब बेफिक्र रहो, तुम सबके दरवाजे के लॉक्स चेंज कर दिए जाएंगे। तुम सब जाकर नाश्ता कर लो। समझ में नहीं आ रहा है कोई अंदर कैसे आ सकता है। चलिए मैं बताता हूं। 17 अगस्त दोपहर 3:30 बजे आप हॉस्पिटल में गई थी। गई मेन डोर से थी, लेकिन वापस नहीं आई।
क्यों? चलिए ये भी मैं बता देता हूं। 17 अगस्त को शाम 5:30 बजे आप हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर आई थी घबराहट में, और ये वही टाइम है जब पूजा पे हमला हुआ था। बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारना चाहती थी आप पूजा को? बताती हूँ जी। पूजा पर हमला मैंने किया था। लड़कियों के अंडरगारमेंट्स भी मैंने ही चुराई थी। और ऐसा तुम क्यों कर रही थी? क्योंकि इतने सालों से मैं अपना सच छुपाती चली आ रही थी। इस उम्र में आकर मुझे लगा कि मैं दिन पर दिन घुटती चली जा रही हूँ। मेरा सच नासूर बनता चला जा रहा है। कौन सा सच? थोड़ा विस्तार से बताएंगे वार्डन साहिबा? लेस्बियन होने का। और इसका खुलासा ना तो मुझे नौकरी देता और ना ही मेरे हॉस्टल को बिजनेस। तो आपने अपने सच का सामना लड़कियों के रूम में चुपके से जाकर उनके अंडरगारमेंट चुरा के किया। सात अगस्त को आप पूजा के हॉस्टल वाले रूम में गई, और जब पूजा ने आपको देख लिया तो आपने उस पर हमला कर दिया। पर मुझे ये डर था कि हॉस्पिटल में होश आया तो मेरी सच्चाई वो सबको बता देगी। मैंने पहला मौका देखते ही उस पर हमला कर दिया, लेकिन फिर से वो बच गई। और राजन को क्यों मारा? राजन को मैं मारना नहीं चाहती थी, वो मौके का शिकार हो गया। मतलब? मुझे ये डर था कि कहीं आप सर्च वारंट निकालेंगे, मेरे कमरे की तलाशी लेंगे तो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स मिल जाएंगे। इस डर से मैं सारे कपड़े लेकर हॉस्टल के पीछे वाले जंगल में चली गई। अच्छा, तो आप हैं वो चोर? राजन, तू जिंदा है? दुनिया की नजर में तो नहीं, लेकिन आपके इस राज को मरने के बाद में भी राज रख सकता हूं मैं। राजन, क्या कर रहा है तू? ये क्या चाहिए तुझे? पैसे, चुप रहने के पैसे। और रही इस वीडियो की बात, तो इसे तो मैं किसी भी तरह पुलिस स्टेशन तक पहुंचा ही दूंगा। कितने पैसे चाहिए तुझे? 6 लाख, और वो भी इसी वक्त। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। आधा घंटा रुकूंगा खाली, ज्यादा नहीं। उसे मार दिया। मुझे डर था कि पैसे लेकर भी कहीं वो अपनी जुबान से मुकर गया तो मेरी सच्चाई जमाने के सामने आ जाएगी, और मैं जरा भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। मिस रागिनी माथुर, सूर्य ग्रहण की वजह से सच्चाई की रोशनी को कुछ मिनटों के लिए रोका तो जा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में उसे छुपाया नहीं जा सकता। अब ये बात जेल की सलाखों के पीछे बैठ के सोचती रहना। रागिनी ने ताउम्र एक राज दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन ये राज उसके मन के उस कोने में छुपा था जहां चाहत की लहरें अक्सर उफान पर होती हैं, और इन्हीं उफानों ने रागिनी की नीयत और जिंदगी दोनों को खराब कर दिया। राजन की पत्नी शशि की बढ़ती मांगों ने राजन को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए, लेकिन शायद वो ये भूल गया
कि फिजूल खर्ची और बेवजह मांगों की कोई सीमा नहीं होती। अपनी गलतियों को जब शशि ने सुधारना चाहा तो टीकम ने उसका शोषण किया और टीकम अपनी गंदी नीयत और नीच हरकतों की वजह से मारा गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।